Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Jagesh Biology. And today in this video I'm going to discuss about variation in number of RBC. यहाँ पर different टाइप की वेरिएशन की बात करूँगा, जैसे वेरिएशन इन नंबर, वेरिएशन इन साइज, वेरिएशन इन शेप एंड वेरिएशन इन स्ट्रक्चर. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को. तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वेरिएशन इन नंबर के बारे में. अगर आप देखें वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसी, जिसमें सबसे पहले हम बात करें तो हमें दो टाइप का वेरिएशन देखने को मिलता है. एक है आपका फिजियोलॉजिकल वेरिएशन और दूसरा आपका जो देखने को मिलेगा आगे उसे हमें देखने को मिलेगा पैथोलॉजिकल वेरिएशन, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. तो सबसे पहले हमें नंबर के बाद अगर बात करें तो कहाँ पर डिक्रीज़ होता है, कहाँ पर इंक्रीज़ होता है, किस कंडीशंस में इंक्रीज़ होता है, किन कंडीशंस के अंदर डिक्रीज़ होता है, ये ऑल टाइप की कंडीशंस हमें इसके अंदर डिस्कस करनी है आज वाले इस वीडियो के अंदर. और मैं धीरे धीरे आपको सब कुछ वन बाय वन बताता हुआ चलता हूँ. तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएशन इन नंबर और हम बात करेंगे सबसे पहले फिजियोलॉजिकल वेरिएशन के बारे में. तो फिजियोलॉजिकल इन वेरिएशन में बात करें तो सबसे पहले हम इंक्रीज़ की बात कर लेते हैं कि आरबीसी काउंट किन किन कंडीशन में बढ़ता है. तो आरबीसी, क्योंकि हम एरिथ्रोसाइट के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं, पिछली वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस करा था एरिथ्रोसाइट के बारे में और रेड ब्लड सेल के बारे में. तो रेड ब्लड सेल का जो काउंट है वो इंक्रीज़ क्यों होता है, तो उस जब किसी रेड ब्लड सेल का काउंट इंक्रीज़ होता है दैट कंडीशन इज नोन एज पॉलीसाइथेमिया. क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया. तो इंक्रीज इन आरबीसी काउंट इज नोन एज पॉलीसाइथेमिया. इट अकर्स इन बोथ फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन. ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी बढ़ता है, यानी सिंपल सी बात ये कह रहा है कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में भी आरबीसी काउंट बढ़ता है और घटता है, और पैथोलॉजिकल कंडीशन में भी आरबीसी काउंट घटता है और बढ़ता है. उसके अलग अलग रीजंस होते हैं जिनको मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा अभी. तो सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि भाई पॉलीसाइथेमिया आपको पता होना चाहिए क्या होता है. कई बार ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा. इसका सिंपल सा मीनिंग है इंक्रीज इन आरबीसी काउंट इज नोन एज पॉलीसाइथेमिया. और ये अलग अलग कंडीशंस में होता है. सबसे पहले हम बात करें तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एज. एज के बेस पे बात करें तो दो कंडीशन हम बात करेंगे मेजरली. एक हम बात करेंगे एट बर्थ और दूसरी हम बात करेंगे कि जो आपके एडल्ट एज वगैरह होती है उस कंडीशन में. तो उन्होंने कहा एट बर्थ आरबीसी काउंट इज 8 to 10 मिलियन. आप अगर पिछली वीडियोस को देखें मेरी तो उसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि जो ऑन एन एवरेज जो हमने आरबीसी के बारे में पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस करा था, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप देख लेना वहाँ पर. तो हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस करा था कि जो आरबीसी का काउंट होता है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 5.5 मिलियन मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 4.5 to 5.5 मिलियन के बीच में होता है. एडल्ट में थोड़ा ज़्यादा होता है और एडल्ट मेल में ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है. उसके कुछ कंडीशंस मैंने डिस्कस करे थे प्रीवियस वीडियो के अंदर. तो यहाँ पर अगर बात करूँ आरबीसी काउंट जो आपका 5.5 मिलियन के आसपास होना चाहिए बर्थ के टाइम पर, वो काउंट होता है 8 to 10 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड. यानी ये आपका काफ़ी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एन एडल्ट ब्लड काउंट. द सेकंड कंडीशन लिखा द काउंट डिक्रीज विद इन 10 डेज. यानी जैसे ही बर्थ होगा बर्थ के 10 दिन के अंदर ये काउंट जो आपका 8 to 10 मिलियन के आसपास है ये डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कॉजिंग फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस. इसे याद रखिए. इसमें क्या हुआ कि तुरंत ही ऐसी कंडीशन होगी और मोस्ट ऑफ द केसेस में देखने को मिलता है कि बर्थ के बाद क्या हुआ कि जो बेबी है तो उस बेबी के अंदर जो आरबीसी है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा यानी ब्रेकडाउन होगा, जिसकी वजह से एक फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस आ जाएगा और उस जॉइंटिस की वजह जो न्यू बॉर्न बेबीज होगा उसकी वजह से जो ब्लड का काउंट है आरबीसी का काउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा. अगली जो कंडीशन है वो यहाँ पर है सेक्स के बारे में. तो बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मीनोपोज, मैंने पिछली वीडियो के अंदर पे डिस्कस करा था कि प्यूबर्टी और मीनोपोज दो कंडीशन होते हैं जिस कंडीशन के अगर आप बीच में यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज की बात ना करके या तो जो प्यूबर्टी के से पहले की कंडीशन है या फिर जो मीनोपोज के बाद की कंडीशन है, उन दोनों कंडीशन में जो रेड ब्लड सेल का काउंट रहता है वो एग्जैक्ट सेम रहता है एज इन द मेल और फीमेल इक्वल रहता है, बट रिप्रोडक्टिव एज के टाइम पर कम देखने को मिलता है. और ये बात यहाँ लिखी हुई है. ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ द फीमेल द काउंट इज लेस देन दैट ऑफ द मेल्स एंड ऑन वो आपका होता है 4.5 मिलियन, जो कि मेल के अंदर अगर हम बात करें तो यूजली 5.5 मिलियन के आसपास देखने को मिलता है. अगली जो चीज़ है, पहले हमने बात करी एज के रेस्पेक्ट में जिसमें मैंने बर्थ और उसकी बात करी. आप पॉइंट को वन बाय वन याद रखें ध्यान से. सेकंड मैंने डिस्कस करा सेक्स को लेकर, जहाँ मैंने ये बताया है कि मेल के अंदर ज़्यादा अमाउंट को काउंट होता है आरबीसी का और फीमेल के अंदर आपको कम देखने को मिलता है. नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट कंडीशन एंड दैट इज योर हाई एल्टीट्यूड. तो हाई एल्टीट्यूड की बात करें, इनहेबिटेंट्स ऑफ माउंटेन्स मतलब माउंटेन्स पर जो लोग रहते हैं अबाउट 10,000 एट सी लेवल, उसे हम बोलेंगे यानी 10,000 फीट से ऊपर होना चाहिए, उसे हम माउंटेन बोलते हैं, उस लेवल को बोलेंगे. हैव एन इंक्रीज आरबीसी काउंट ऑफ मोर देन 7 मिलियन. यानी उनके अंदर ये देखने को मिला है कि उनके अंदर आरबीसी का काउंट जो होता है वो 7 मिलियन के आसपास होता है, जबकि मैंने ऑन एन एवरेज कितनी वैल्यू बताई, नॉर्मल वैल्यू मैंने बताई 4.5 to 5.5 मिलियन. अगर मैं 5.5 मिलियन एक नॉर्मल बंदे में मैक्सिमम लेके चलता हूं तो उसके कंपैरिजन में भी 1.5 मिलियन ही थी, यानी अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन, इवन मोर देन 7 मिलियन आपको रेड ब्लड सेल देखने को मिलेंगे उन लोगों में जो लोग माउंटेन्स पर रहते हैं, यानी एक हाई एल्टीट्यूड लेवल पर रहते हैं, ऊपर की तरफ
रहते हैं। तो उसका रीज़न है कि इतना आपको अमाउंट में ये क्या होता है, जैसे कि इतनी ज़्यादा आरबीसी क्यों बनती है इनके अंदर, तो रीज़न उसका अगर आगे लिखा हुआ है जैसे इसके अंदर, अगर आप पढ़ो तो नोट्स के पीछे पढ़ना, मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो होता क्या है कि जब जो इनकी जो सप्लाई, ऑक्सीजन को सप्लाई चाहिए होती है टिश्यूज़ को, वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट के अंदर चाहिए होती है, क्योंकि ऊपर की तरफ रहने पर बॉडी को काफ़ी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। और उस कंडीशन में जब उसे हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो अगर कम नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ले जाने का काम भी आरबीसी का होता है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करा था। तो आप ये बात समझ सकते हो कि अगर आरबीसी का अमाउंट कम है तो यानी ऑक्सीजन भी कम पहुंचेगी मसल्स तक, और अगर मसल्स तक कम अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचेगी तो वहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, या फटीग हो गया या फिर क्रैम्प्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इशूज़ देखने को मिलते हैं, इवन हार्ट फेलियर वगैरह ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं। तो ये सारी कंडीशन है। इसमें एक कंडीशन आप यहाँ देखिए, इट इज़ ड्यू टू, ये आरबीसी काउंट बढ़ता क्यों है, ये रीज़न जानना है। तो एक वर्ड आपको अलग से पढ़ना होता है आपके कोर्स में, इसको सेपरेट भी पढ़ना होता है, जैसे मैं आगे भी डिस्कस करूँगा एक वीडियो, किसी वीडियो में। हाइपोक्सिया यहाँ पर एक वर्ड है। हाइपोक्सिया बेसिकली क्या है, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू, यानी जो टिश्यू को ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी उसके कंपैरिजन में उसको कितनी मिल रही है, डिक्रीज मिल रही है, कम मिल रही है इन हाई एल्टीट्यूड्स, इन हाई एल्टीट्यूड्स। हाइपोक्सिया स्टिमुलेट किडनी, यह बात आप याद रखें, इंपॉर्टेंट वर्ड है जरा दिमाग पे। हाइपोक्सिया स्टिमुलेट किडनी, यानी हाइपोक्सिया किडनी को स्टिमुलेट करती है कि वो एक सिक्रीट करे हार्मोन, एंड दैट हार्मोन इज नोन एज इरिथ्रोपोइटिन। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइटिन। और इस इरिथ्रोपोइटिन की वजह से क्या होता है, बोन मैरो स्टिमुलेट होता है, यानी बोन मैरो एक्टिवेट हो जाता है, और बोन मैरो एक्टिवेट होने की वजह से हाई अमाउंट में आरबीसी की प्रोडक्शन होती है, इसलिए हाई अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल देखने को मिलती है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। तो ओवरऑल को मैं एक फ्लो चार्ट से आपको समझा दूं, हुआ क्या है, हाई एल्टीट्यूड पर आप जाएंगे, कंडीशन जिस ह्यूमन बीइंग की बात करें उसको हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया की वजह से किडनी स्टिमुलेट होगी, किडनी स्टिमुलेट होगी तो एक हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करेगा किसको, बोन मैरो को, और जैसे वैसे ही वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा उसकी वजह से प्रोडक्शन होगी आरबीसी की, और आरबीसी का काउंट आपका बढ़ जाएगा। तो दिस इज द वे वाई हाई नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल आर प्रेजेंट इन द persons, those are living on the high altitude regions. Now move to the next point, that is your muscular exercise, muscular exercise। muscular exercise की अगर हम बात करें तो इसमें कंडीशन क्या है कि आरबीसी काउंट टेम्परली अगर हम बात करें तो इंक्रीज होता है, और कंडीशन वही रहेगी हाइपोक्सिया वाली। क्या होता है, जब कोई बंदा मस्कुलर वर्कआउट कर रहा है या फिर मस्कुलर एक्टिविटीज कर रहा है, कोई एथलीट है, तो उसके अंदर क्या होगा कि जब वो ज़्यादा एक्टिविटी करेगा तो उसकी एक्टिविटी करने की वजह से वही कंडीशन होगी कि उससे हाइपोक्सिया कंडीशन में चला जाएगा, ये हल्का हाइपोक्सिया हो जाएगा। उस हल्के हाइपोक्सिया में सेम वही फिनोमेना रहेगा कि वो किडनी स्टिमुलेट होगा, किडनी से हार्मोन निकलेगा तो हाई अमाउंट ऑफ आरबीसी होंगी। वजह क्यों है हाई अमाउंट ऑफ आरबीसी निकलने की, तो वो ये है क्योंकि जितनी ज़्यादा आरबीसी होंगी उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई मिलेगा, और जब भी हम मस्कुलर एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमें हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की डिमांड होती है। तो दैट इज द रीजन। आप इसे पढ़ भी सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है क्यों ये कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है, एड्रेनलिन हार्मोन वगैरह भी निकलता है, ये भी कंडीशन। नेक्स्ट इज योर इमोशनल कंडीशन। इमोशनल कंडीशन की बात करें तो आरबीसी काउंट इमोशनल कंडीशन के अंदर बढ़ता है, और खासतौर पे ये कंडीशन को हम एक वर्ड को मेजरली लिस्ट में लेके जाते हैं, और वो है एंजाइटी। एंजाइटी कंडीशन में आरबीसी काउंट बढ़ता है, और कंपाउंड बढ़ने का सिर्फ एक ही रीजन है, और वो रीजन है कि सिंपैथेटिक एक्टिविटीज जितनी भी होती है बॉडी के अंदर वो बढ़ जाती है, और सिंपैथेटिक एक्टिविटीज बढ़ने की वजह से ये आरबीसी का काउंट जो इमोशनल कंडीशंस होती हैं, फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी, इसके अंदर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज एनवायरमेंटल टेम्परेचर। तो ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आरबीसी काउंट भी बढ़ जाता है। आरबीसी काउंट बढ़ने के पीछे ओवरऑल एक्टिविटी इतनी है कि वो जितना ज़्यादा एक्टिव होगा टेम्परेचर बढ़ने पर बॉडी, तो जितना ज़्यादा आरबीसी होगा वो आसानी से क्या होंगे, सर्कुलेट करेंगे, और बॉडी को मेंटेन, ये जो उसकी होम्योस्टैटिस कंडीशन है उसको मेंटेन करने में मदद करेंगे। आगे बात करते हैं डिक्रीज इन आरबीसी काउंट। अभी हम जितना भी पढ़ रहे थे वो सिर्फ इंक्रीज के बारे में था कि हम किस तरीके से इसको डिस्कस करते हैं, इंक्रीज कैसे होते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिक्रीज। तो दो ही रीजन होते हैं, एक प्रेगनेंसी का टाइम पे जो आरबीसी काउंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि ईसीएफ वैल्यू, अगर आप सबसे पहली वीडियो मेरी देखेंगे तो उसके अंदर मैंने आईसीएफ और ईसीएफ के बारे में डिस्कस करना है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, और प्लाज्मा का जो वॉल्यूम होता है वो बेसिकली थोड़ा सा घट, प्लाज्मा वॉल्यूम के एस्पेक्ट में देखा जाए तो आरबीसी काउंट जो है डिक्रीज हो जाता है, जिसे हम हीमो डायल्यूशन के नाम से जानते हैं, जो कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी कंडीशन होती है ड्यूरिंग स्लीप। जब आप सो रहे होते हैं तो उस वक्त आपकी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो जाती है वो स्टॉप हो जाती हैं। तो जब आप फिजिकली एक्टिविटी कोई करेंगे नहीं तो आपको बॉडी को हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की डिमांड नहीं होगी, तो बॉडी जो है हाइपोक्सिया कंडीशन में जाती नहीं है, और इसलिए आपका जो ब्लड लेवल मतलब जो आरबीसी का काउंट है वो डिक्रीज देखने को मिलता है। तो ड्यूरिंग स्लीप कंडीशन याद रखेंगे। ड्यूरिंग स्लीप आप देखें तो ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी स्लो डाउन, आल्सो द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, दैट्स व्हाई काउंट विल बी डिक्रीज। सेकंड प्रेगनेंसी, जैसे मैंने आपको बताते कि प्रेगनेंसी के अंदर कैसे होता है, आप चाहो तो पढ़ लो। प्रेगनेंसी आरबीसी काउंट डिक्रीज, इट इज ड्यू टू द ईसीएफ वॉल्यूम
इंक्रीज ECF वॉल्यूम जो होता है वो बढ़ जाता है ऑफ द प्लाज्मा वॉल्यूम आल्सो रिजल्टिंग इन द हेमोडायनेसिस, सो देयर इज अ रिडक्शन इन द RBC काउंट. तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजिकल वेरिएशन. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द पैथोलॉजिकल वेरिएशन. तो पैथोलॉजिकल वेरिएशन में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंक्रीज इन RBC काउंट के बारे में. और पैथोलॉजिकल, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया था और यहाँ पर हम बात करें तो ये है हमारे पास पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया. अगर पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथेमिया की बात करूँ तो ये भी कंडीशन वही है, एक एबनॉर्मल इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा RBC काउंट में, क्योंकि पॉलीसाइथेमिया का मीनिंग ये होता है इंक्रीज इन RBC काउंट. और यहाँ पर जो RBC काउंट है वो ऑन एन एवरेज 5.5 से 7 मिलियन के आसपास पहुँच जाता है. ये पॉलीसाइथेमिया यहाँ पर अगर आप पढ़ें तो कई बार पूछा जाता है सेपरेट में, अगर डिटेल में पूछे तो दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया और दूसरा होता है सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया. प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया का दूसरा नाम जो है उसे हम पॉलीसाइथेमिया वेरा बोलते हैं, वीरा. और ये बेसिकली डिजीज होती है कैरेक्टराइज बाय द परसिस्टेंस ऑफ RBC काउंट. यानी इसमें क्या होगा कि परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूसली आपका RBC बढ़ा रहेगा, और अगर कंटिन्यूसली RBC भी बढ़ा रहता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया वीरा या फिर प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया. और इस कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है. साथ में अगर आप देखें ऑन एन एवरेज जो WBC का काउंट होता है, जो मैं अगले कुछ वीडियोस के अंदर जब मैं WBC को डिस्कस करूँगा तो वहाँ एक्सप्लेन करूँगा पूरा, तो उसका जो ऑन एन एवरेज होता है वो 6,000 to 8,000 या 7,000 के आसपास होता है. लेकिन यहाँ पर WBC का काउंट भी बढ़ जाता है प्राइमरी पॉलीसाइथेमिया में, जो 6,000 7,000 से लगभग 24,000 के नियर बाई पहुँच जाता है. तो ये कंडीशन आपको यहाँ देखने को मिलती है. और इस कंडीशन में बेसिकली एक डिसऑर्डर होता है, उसी वक्त की कंडीशन देखने को मिलती है, और वो डिसऑर्डर आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है. इसका नाम है माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर. माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर. सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया की बात करें तो ये कब होता है, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं. एम्फीसेमा, CHD, बेसिकली कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो है, इज अ डिजीज क्रॉनिक कार्बोनरी डिफरेंट टाइप की डिजीज, जिस कंडीशन में RBC काउंट आपका बढ़ेगा, और ये कंडीशन आपकी कहलाएगी सेकेंडरी पॉलीसाइथेमिया. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिक्रीज इन RBC काउंट. RBC काउंट कम तभी होता है जब हमें एनीमिया हो जाए, और एनीमिया को आपको सेपरेटली डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं एक वीडियो के अंदर. विदिन 4 to 5 डेज के अंदर मैं इस वीडियो को लॉन्च कर दूँगा, बेसिकली पब्लिश कर दूँगा. ओके, आगे चलते हैं. तो ये था हमारा सारा नंबर के रेस्पेक्ट में वेरिएशन इन नंबर ऑफ RBC. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द वेरिएशन इन साइज ऑफ RBC. तो साइज ऑफ RBC की बात करें तो वेनस ब्लड के जितने भी जो वेनस मतलब जो वेन्स में ब्लड होता है, आर्टरी के ब्लड के कंपैरिजन में वेन्स में जो ब्लड सेल्स होती है RBC, दे आर स्लाइटली लार्जर इन कंपैरिजन टू द आर्टेरियल ब्लड वेजल्स. यानी कि सिंपल सी बात इतनी है, नॉर्मल अगर बात करूँ तो आर्टरी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है उनका साइज छोटा होता है इन कंपैरिजन टू द वेन. यानी वेन के अंदर जो RBC है उनका अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है. उसी के बेस पर ये 3 टाइप की होती हैं, और यहाँ पर तीनों नाम इसका है. सबसे छोटी जो होंगी उसे हम बोलेंगे माइक्रोसाइट्स. उससे बड़ी जो होंगी यानी सबसे बड़ी होंगी वो होंगी आपकी मैक्रोसाइट, जो कि लार्जर सेल्स होती हैं. और तीसरी अगर हम बात करें मैक्रोसाइट, तीसरी जो होती है वो होती है एनिसोसाइट्स. और एनिसोसाइट्स बेसिकली वो सेल्स होती हैं जो डिफरेंट साइज़ की होती हैं, यानी इनका कोई फिक्स साइज नहीं होता कि ये छोटी है या बड़ी है, रैंडमली होंगी, मिक्स होगा दोनों. तो ये होता है माइक्रोसाइट. ये बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि जो आपकी सेल्स होती है वो छोटी हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं. प्रोलॉन्ग फोर्स ब्रीथिंग, इस कंडीशन में हम तेजी सांस लेते हैं. और इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड, और इसकी अमाउंट ज़्यादा होने पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड है वो इंक्रीज होता है. मैंने कुछ वीडियो में डिस्कस करा है पहले कि ऑस्मोटिक प्रेशर या अनकॉटिक प्रेशर किसे कहते हैं. आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है मैक्रोसाइट, जो कि आपकी इन 2 कंडीशन में प्रेजेंट होगी. एक है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और दूसरा है आपका डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड, जो कि इसको लीड करता है. नेक्स्ट कंडीशन जो है वो है एनिसोसाइट, और ये अगर होती है एक कंडीशन में, और ये भी एक एनीमिया है एक टाइप है, जिसे हम बोलते हैं पर्नीसियस एनीमिया. और इस पर्नीसियस एनीमिया के अंदर जो सेल्स होती है वो डिफरेंट शेप की हो जाती हैं, बेसिकली साइज की हो जाती हैं, तो इसे बोलते हैं हम एनिसोसाइट्स. चलिए आगे मूव करते हैं. अगला है वेरिएशन इन शेप ऑफ रेड ब्लड सेल. अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलता है रेड ब्लड सेल में. तो शेप ऑफ RBC की वजह से अल्टर्ड इन मैनी कंडीशन इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया. अलग अलग एनीमिया की केस में जो आपका RBC की जो शेप होती है वो आपकी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, चेंज हो जाती है. और उसे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि क्रीन एक है आपका क्रेनेशन. ये बेसिकली एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब कोई हाइपरटोनिक कंडीशन में जब कोई RBC जाती है तो वो श्रिंक हो जाती है, तो इसे श्रिंकेज बोलेंगे. एक है स्पेरोसाइटोसिस. स्पेरो से वर्ड याद रख सकते हैं कि स्पेरिकल शेप होने वाली है, ये ग्लोबुलर फॉर्म हो जाती है एक, और ये कंडीशन होती है हाइपरटोनिक कंडीशन, यानी बाहर का जो एनवायरमेंट होगा वो हाइपरटोनिक होगा. हाइपरटोनिक वगैरह को भी मैंने डिस्कस करा है अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी का नंबर 1 लेक्चर के अंदर, तो आप उसे देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं इसको. एलिपोसाइटोसिस है, इसमें इलिप्टिकल शेप हो जाती है. फिर सिकल सेल एनीमिया है जिसमें सिकल शेप हो जाती है. अगर आपने 12th क्लास को ध्यान से पढ़ा तो वहाँ सिकल शेप में हम देखते हैं कि आपके पास जो इस तरीके से गोल रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी शेप जो होती है वो इस तरीके से ऐसे सिकल शेप हो जाती है.
इस टाइप के सेल्स आपको देखने को मिलते हैं जो रेड ब्लड सेल से ऐसे चेंज हो जाते हैं। न्यूक्लियस में समझना इसे, मैंने बस स्पेस बनाने की कोशिश की क्योंकि रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस होता ही नहीं। तो सिकल सेल इस तरीके की होती है। और फिर एक है पॉइक्लोसाइटोसिस जिसमें बेसिकली डिफॉर्म सेल मेम्ब्रेन हो जाती है और इसमें भी आपकी शेप जो होती है वो फ्लास्क शेप या कुछ हैमर टाइप शेप हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएशन इन शेप ऑफ रेड ब्लड सेल। बस इतना ही आपको पढ़ना है शेप के बारे में। एंड फाइनल थिंग इज वेरिएशन इन स्ट्रक्चर ऑफ रेड ब्लड सेल, जहाँ हमें डिफरेंट वेरिएशन के बारे में पढ़ना है स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो सबसे पहला जो है वो है पंक्टेट बेसोफिलिज्म। ठीक है, कई बार पूछा गया है पंक्टेट बेसोफिलिज्म अगर पूछा जाए तो ये क्या है। तो बेसिकली स्ट्राइटेड अपीयरेंस होती है आरबीसी की। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डॉट डॉट टाइप के आपको पॉइंट देखने को मिलेंगे। इसे हम बोलते हैं बेसोफिलिक मटेरियल। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बेसोफिलिक मटेरियल बेसिकली पोरफायरिन होता है और इसी प्रोसेस को जो ये डॉट डॉट प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहा है आरबीसी में, जो अपीयरेंस देखने को मिल रही है, इसी को हम बोलते हैं पंक्टेट बेसोफिलिज्म। और ये कंडीशन आपकी किसकी वजह से होती है, मतलब ये कंडीशन आपका होती है लेड पॉइजनिंग की वजह से। लेड बेसिकली सीसा जिसे हम बोलते हैं, तो उसकी वजह से पॉइजनिंग की वजह से होती है। दूसरा है रिंग इन रेड ब्लड सेल। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखें तो आप इस वाले स्ट्रक्चर में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे जो सेल है उस सेल के अंदर एक हल्की सी आपको इस तरीके से यहाँ पर रिंग की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये जो रिंग फॉर्मेशन आप देख रहे हैं इसे हम बोलते हैं कॉबोट रिंग, बेसिकली कैबोट या फिर गॉबलेट रिंग भी बोल सकते हैं। कैबोट रिंग अगर आप देखेंगे, सर्च मारेंगे ये गूगल वगैरह पे, तो आप देखेंगे इसके बारे में काफ़ी अच्छी डिटेल वगैरह दे रखेगी किस तरीके से फॉर्म होती है। बिकॉज हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना डिटेल में। अगर आपको जरूरत हो कि हाँ इसे आपको डिटेल में समझना, तो मुझे जो भी आप चीज़ आप समझना चाहते हैं उसको कमेंट डाउन कर दें, मैं उसके ऊपर वीडियोज़ बना दूँगा। तो यहाँ पर अगला है रिंग इन रेड ब्लड सेल। तो याद रखें, रिंग और ट्विस्टेड स्ट्रैंड ऑफ बेसोफिलिक, सेम कंडीशन है। बेसोफिलिक मटेरियल होगा यानी कि पोरफायरिन, और वो पोरफायरिन मटेरियल अपीयर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द रिंग एट द पेरीफेरी, यानी जो सेल है उस सेल के कॉर्नर्स पर एक रिंग की फॉर्मेशन बना देगा पेरीफेरी पर, और इसको हम बोलेंगे गॉबलेट रिंग या फिर कैबोट रिंग। और ये अपीयर होती है कुछ सर्टेन टाइप के एनीमिया के अंदर। और लास्ट में जो आपको इसमें पढ़ना है बेसिकली स्ट्रक्चर के बारे में, तो यहाँ पर हमारे पास है हॉवेल जॉली बॉडीज। तो हॉवेल जॉली बॉडीज की अगर हम बात करें, इन सर्टेन टाइप ऑफ एनीमिया सम न्यूक्लियर फ्रेगमेंट आर प्रेजेंट इन एक्टोप्लाज्म ऑफ द आरबीसी। यानी आप जब एक आरबीसी को देखते हैं तो उस आरबीसी के इस एक्टोप्लाज्म में कहीं कहीं पर आपको क्या मिलेगा, एक स्पेसिफिक टाइप के डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, और ये होती है हॉवेल जॉली बॉडीज। ठीक है, तो बेसिकली ये न्यूक्लियर फ्रेगमेंट है। आपका होगा न्यूक्लियर फ्रेगमेंट कैसे बना, तो ये एक बेसिकली फॉर्मेशन आने की कोशिश होती है किसी सेल से, क्योंकि यूजुअली न्यूक्लियस तो होता नहीं है। तो यहाँ पर असल में न्यूक्लियस ना होकर उसके कुछ फ्रेगमेंट्स वगैरह रह जाते हैं, और उन्हीं फ्रेगमेंट की वजह से ये स्पेसिफिक टाइप की कुछ ब्लूज कलर की बॉडी देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं इसे जूम कर देता हूँ। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये डॉट, इस तरह के ब्लू डॉट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो ब्लू डॉट आपको रेड ब्लड सेल के में देखने, इन्हें बोलते हैं हॉवेल जॉली बॉडीज। तो ये थे सारे पॉइंट्स हमारे वेरिएशन के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस करा यहाँ पर अलग अलग कंडीशन में वेरिएशन इन नंबर, देन फिर वी हैव डिस्कस्ड वेरिएशन इन साइज, देन वेरिएशन इन शेप, एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज वेरिएशन इन स्ट्रक्चर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ आपसे डिस्कस पूछा जाता है वेरिएशन के बारे में। बताइए वेरिएशन इन आरबीसी, अलग अलग कंडीशन में आप वेरिएशन को यहाँ पर इस तरीके से इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपसे सबसे ज़्यादा कौन सा पूछा है। तो नंबर और साइज़ वाले को ज़रा ध्यान से पढ़ लें मेरे हिसाब से। बाकी तो ठीक है, टॉपिक आसानी से मेरे हिसाब से समझ भी आ गया। वो एक दो बार पढ़ेंगे तो और भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। और अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इरिथ्रोपोइसिस के बारे में। ये जो आपका नेक्स्ट वीडियो का पॉइंट होगा मेरा, जिसे मैं अपलोड कर दूंगा। तो इरिथ्रोपोइसिस के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार आता है, तो इसको डिस्कस करेंगे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप ट्रैक।